हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर। आज का सेशन में हम देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यूनिट 2 पार्ट 2 वीडियो। मतलब ये 11th कॉमर्स का सेकंड यूनिट है या सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो में सेल्स रिटर्न, परचेज सेल्स तक वीडियो मैं बना चुका हूँ। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम देखेंगे आगे का जो रिमेनिंग कोर्सेस है, इसमें हम आगे देखेंगे। अभी शुरू करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है जो नॉर्मल बिजनेस कोर्स ऑफ एक्शन में जितना हमने पैसा अर्न किया है उसको कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब हमने कुछ सेल किया है, टोटल सेल हमारा 10,000 है, तो ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और 10,000 का अमाउंट ही रेवेन्यू हो गया। हमने सेल किया 10,000 का, तो 10,000 हमारे लिए रेवेन्यू हो गया। अभी देखते हैं गुड्स। गुड्स का मतलब जो चीज़ हमने परचेज किया है रीसेल पर्पज़ में या हमने मैन्युफैक्चरिंग किया है रीसेल पर्पज़ में, उसको कहते हैं गुड्स। अभी देखते हैं स्टॉक या इन्वेंटरी। इसका भी मीनिंग सेम है। जो हमने परचेज किया है रीसेल पर्पज़ करने के लिए, या इन्वेंटरी का मतलब सेल होने के बाद कुछ चीज़ हमारा बचत हो गया है, वो अगले साल हम उसको सेल्स में लेंगे, या कुछ चीज़ हमारा क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर हिसाब से रह गया है। दोनों ही चीज़ स्टॉक को ही शो करता है। स्टॉक का मतलब कुछ चीज़ हमको सेल करने का है, रीसेल पर्पज़ के लिए हमने ख़रीदा है या मैन्युफैक्चरिंग किया है, उस चीज़ को स्टॉक कहते हैं या इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री का एक इंटरचेंजेबल मीनिंग भी है। इन्वेंट्री का मतलब क्लोजिंग स्टॉक भी हो जाता है, जो हम उसको अगले साल के लिए दिखाएंगे, उसको सेल करेंगे या उसको सेल करने के लिए हम उसको मेंटेन करते रहते हैं, उसको कहते हैं इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। अभी देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। Trade receivable. It is the amount receivable against the sale of goods and or services for both rendered in the ordinary course of business. Trade receivable is sum total of debtors and bills receivable. मतलब हमने नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस एक्शन में जितना पैसा हमको आगे मिलने वाला है, हमने किसी को क्रेडिट बेसिस में सर्विस दिया है या क्रेडिट बेसिस पे मटेरियल दिया है या बेचा है, तो जितना अमाउंट हमको मिलने वाला है उसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। या उतना पैसा हमको आगे मिलने वाला है, हमने बेच दिया है या हमने सर्विस रेंडर कर चुके हैं, तो जितना अमाउंट हमको आगे जाके मिलेगा उसको कहते हैं ट्रेड्स रिसीवेबल या बिल्स रिसीवेबल। दोनों सेम है, ट्रेड रिसीवेबल या बिल्स रिसीवेबल। अभी देखते हैं डेटर। बिजनेस के लिए डेटर वो लोग हो गए जिसको बिजनेस ने क्रेडिट बेसिस पे सर्विस दिया है या क्रेडिट बेसिस पे मटेरियल दिया है। हमने अगर किसी को मटेरियल दिया है लेकिन पैसा मिला नहीं, या हमने किसी को सर्विस दिया है तो पैसा मिला नहीं, वो व्यक्ति हो गया हमारे बिजनेस के लिए डेटर। अभी देखते हैं ट्रेड पेबल्स। It is the amount payable for purchase of goods and or services both taken in the ordinary course of business। मतलब मेरा एक बिजनेस है, मेरे पास हाल में पैसा नहीं है, मैं किसी से सर्विस लिया हूँ या मैं किसी से उधारी पे माल ख़रीदा हूँ, तो उस चीज़ को बिल्स रिसीवेबल या उस चीज़ को कहते हैं ट्रेड पेबल या बिल्स पेबल। मतलब उतना अमाउंट का बिल या उतना अमाउंट का मेरे को बिल्स का इतना अमाउंट का चीज़ पे करने का है नियर फ्यूचर में।
उस चीज़ को कहते हैं ट्रेड पेबल। मतलब क्रेडिट बेसिस में मैंने कुछ परचेज किया है या क्रेडिट बेसिस में मैंने कुछ सर्विस अवेल किया है, सर्विस मैंने अवेल किया है लेकिन पैसा दिया नहीं, या क्रेडिट बेसिस में मटेरियल खरीदा है या पैसा दिया नहीं, उसको कहते हैं ट्रेड पेबल। अभी देखते हैं क्रेडिटर। मैंने कुछ मटेरियल खरीदा है लेकिन पैसा दिया नहीं, या मैंने कुछ सर्विसेज लिया उसका पैसा दिया नहीं, तो उस चीज़ को कहते हैं, मैं जिसको पैसा देने वाला हूँ वो मेरा हो गया क्रेडिटर, मैं उससे पैसा देने का हूँ या मैं पैसे देने वाला हूँ, उसको कहते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर इज ए पर्सन और एन एंटरप्राइज टू होम एन एंटरप्राइज ओस अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन बोथ। मतलब वही चीज़ है, मैंने किसी को पैसा देने का है बाकी है, मैं किसी को पैसा, मतलब मैंने किसी से उधारी पे मटेरियल लिया हूँ या मैं किसी से उधारी से सर्विस लिया हूँ, तो मेरे लिए वो व्यक्ति हो गया क्रेडिटर, क्योंकि मैं उसको पैसा आगे जाके दूंगा, सर्विस के बदले में पैसा दूंगा या माल के बदले में पैसा दूंगा, तो वो व्यक्ति मेरे लिए हो गया क्रेडिटर। अभी देखते हैं कॉस्ट। It is the amount of expenditure incurred or attributable to a specified article, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। मतलब कुछ चीज़ हमने मैन्युफैक्चर किया है या कुछ चीज़ हम प्रोड्यूस किए हैं, तो उसमें जितना भी एक्सपेंसेस हो जाता है उस चीज़ को कॉस्ट कहा जाता है। अभी देखते हैं वाउचर। वाउचर इज ऑफ टू टाइप्स। पहला हो गया सोर्स वाउचर एंड दूसरा हो गया अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर मीन्स इट इज एन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। एग्जांपल्स ऑफ वाउचर आर कैश मेमो, इनवॉइस, बिल्स, रिसिप्ट, डेबिट, क्रेडिट नोट्स etc। सोर्स वाउचर का मतलब हमने कुछ परचेज किया, परचेज के अगेंस्ट में हमको मिलेगा परचेज बिल, तो वो हो गया सोर्स वाउचर। परचेज के लिए सोर्स वाउचर मतलब जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं हमने परचेज किया। अगेंस्ट द बिल वी कैन ट्रेस अप दैट सम अमाउंट इज वी हैव परचेज, तो उस चीज़ बिल को कहते हैं वाउचर। दूसरा हो गया अकाउंटिंग वाउचर। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोर्स वाउचर शोइंग द अकाउंट हेड्स डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। अकाउंटिंग वाउचर मतलब मेन वाउचर के ऊपर बेस करके अकाउंटिंग में जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसको कहते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अभी देखते हैं डिस्काउंट। It is the reduction in the price of goods or from the amount to be paid to a customer by the enterprise. Discount allowed may be trade discount, cash discount, rebate. मतलब डिस्काउंट मतलब it is the reduction in the price of goods from the amount to be paid to a customer। मतलब कोई चीज़ का मूल्य से कुछ अमाउंट रिडक्शन कर देने का, उसको कहते हैं डिस्काउंट। मतलब कॉस्ट प्राइस से कुछ अगर हम रिड्यूस करके उसको बेचेंगे, किसी को बेच रहे हैं तो उससे कुछ हम पैसा रिड्यूस करेंगे, तो उसको हो गया डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट हो गया तीन प्रकार का, एक हो गया ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा हो गया कैश डिस्काउंट और तीसरा उसको रिबेट कह सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। Trade discount is the reduction in the prices by the seller to the purchaser of goods when they buy goods of certain quantity or value। मतलब बल्क क्वांटिटी में कोई कस्टमर अगर सेलर से मटेरियल परचेज करता है तो खुशी से डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर कुछ पैसा उससे कॉस्ट प्राइस से रिड्यूस कर लेता है, उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा हो गया कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मीनिंग है कि मैंने कुछ मटेरियल खरीदा था उधारी पे और पैसा मैंने जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर को चुका दिया, तो जितना पैसा मैंने जल्दी चुकाऊंगा खुशी से सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर कुछ पैसा
डिडक्ट करके मेरे से लेगा। मतलब 100 रुपये मैं उधारी पे लाया था, मेरे को 1 महीने का एग्रीमेंट था कि 1 महीने के बाद मैं चुकाऊंगा, लेकिन मैं 15 दिन से या 10 दिन में उसको अमाउंट का चुका दिया, तो कुछ अमाउंट वो मेरे को रिबेट कर देगा, मतलब पैसा कुछ डिडक्ट कर लेगा। उस चीज़ को कहते हैं कैश डिस्काउंट। मतलब इसमें जल्दी प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दिया, मतलब जल्दी पेमेंट कर दिया, उसी खुशी से कुछ पैसा वो मेरे से माइनस कर लेगा मेरा बिल वैल्यू से, उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। अभी देखते हैं रिबेट। Rebate is the discount allowed by the seller of goods to the purchaser for a reason other than for which trade discount or cash discount is allowed. It is allowed after the sale has been made. For example, discount allowed for poor quality of goods. It is recorded in the books of account for both seller and purchaser. रिबेट वो चीज़ हो गया, मतलब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट छोड़ के जो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है उसको रिबेट कहते हैं। रिबेट जनरली पुअर क्वालिटी मटेरियल अगर सेल आउट हो जाता है तो कुछ अमाउंट रिड्यूस कर लेते हैं सेल के दौरान, उसको कहते हैं रिबेट। अभी देखते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट मतलब जो हमने कर्जा किसी को दिया है वो कभी रिकवर हो ही नहीं सकता है। मतलब इतना अमाउंट हमने किसी को उधार पे दिया है या कुछ मटेरियल हमने बेचा है लेकिन उसका पैसा अभी तक मिला नहीं और आगे भी मिलेगा नहीं, उस चीज़ को कहते हैं बैड डेब्ट। मतलब वो मिलेगा ही नहीं, नॉट रिकवरेबल डेट, नॉट रिकवरेबल डेब्ट। ये अमाउंट कभी रिकवर हो ही नहीं सकता है, उसको कहते हैं बैड डेब्ट। अभी देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यूनिट 1 में हमने पढ़ाया क्या था। बैलेंस शीट का मतलब एक टेबुलेशन फॉर्म में एसेट और लायबिलिटी का प्रेजेंटेशन को ही बैलेंस शीट कहते हैं। एक साइड में एसेट रहेगा, दूसरा साइड में लायबिलिटी रहेगा, जो ज़्यादा है उसी हिसाब से कंपनी का मॉनिटरी पोजीशन पता चलता है। अगर एसेट ज़्यादा है मॉनिटरी पोजीशन स्ट्रांग है, लायबिलिटी ज़्यादा है तो उसका मॉनिटरी पोजीशन एकदम वीक है या इंसॉल्वेंट हो जाएगा। इंसॉल्वेंट का मतलब अपना खुद का कर्जा उतारने के लिए उसके पास खुद का प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। अभी देखते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में हम जो चीज़ डिस्प्ले करते हैं उसका कॉस्ट प्राइस जो हम लिखते हैं उसको कहते हैं बुक वैल्यू। The records of books in which financial transaction of an entry are recorded and therefore posted. They include journal and ledger. जर्नल और लेजर में जो चीज़ का अमाउंट हम मेंशन करते हैं उसको कहते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के बाद आता है बुक्स, दिस इज बुक वैल्यू मतलब दिस इज द अमाउंट एट विच एन आइटम एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। मतलब बुक्स में जो वैल्यू लिखा जाता है उसको कहते हैं बुक वैल्यू। बुक्स ऑफ अकाउंट the records or books in which financial transaction of an entity are recorded and thereafter posted। मतलब कोई फाइनेंशियल एंटिटी का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया, एक तो पहला हो गया जर्नल एंड दूसरा हो गया लेडजर। अभी देखते हैं डेप्रिसिएशन। Depreciation is fall in the book's value of an asset because of usage or with efflux of time or obsolescence or accident. It is the allocation of cost fixed asset in a systematic manner in each accounting year over the estimated useful life। मतलब
जो हमने एसेट एक्वायर करके रखा है उसका जैसे जैसे यूज होता जाएगा उसका वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा एक फिक्स्ड वे में। ये कंपनी टू कंपनी एक पॉलिसी रहता है, कोई रिटर्न डाउन पॉलिसी मैटर करता है, कोई स्ट्रेट लाइन पॉलिसी में डेप्रिसिएशन यूज़ करता है। मतलब रिडक्शन ऑफ एसेट वैल्यू को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं, मतलब रिडक्शन ऑफ एसेट वैल्यू। एसेट का वैल्यू को रिडक्शन करने के लिए प्रोसेस को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। अभी देखते हैं प्रोप्राइटर। Proprietor, the person who invests amounts in business and bears all the risk associated with the business is called proprietor। मतलब जो व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाता है और सारे का सारा रिस्क लेने के लिए रहता है उसको कहते हैं प्रोप्राइटर या ओनर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट they are trading account, profit and loss account and balance sheet prepared at the end of accounting process। मतलब अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो भी रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। जनरली प्रिपेयर किया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा हो गया बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस इनकम्स प्रेजेंटेशन किया जाता है, उससे पता चल जाता है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर, या एक ईयर एंड में पूरा साल भर का कितना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये रिवील हो जाता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में। बैलेंस शीट में कंपनी का मॉनेटरी पोजीशन पता चल जाता है क्योंकि इसमें डिस्प्ले होता है कंपनी का एसेट और लाइबिलिटी। अगर एसेट ज़्यादा है तो कंपनी का पोजीशन अच्छा है और लाइबिलिटी ज़्यादा है तो कंपनी का पोजीशन एकदम बिगड़ चुका है। तो ये सेकेंड यूनिट या चैप्टर 2 का आज का सेशन ख़त्म हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थर्ड चैप्टर या थर्ड यूनिट में। नमस्ते।